हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ दिलशाद निसार, फैकल्टी ऑफ एकेडमी ऑफ यूपीएससी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले किसके बारे में? रेने डेकार्टे के बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी क्यों कहा जाता है? ऑफ कोर्स इसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिनकी वजह से इनको ये टैग मिला। इन्होंने राशनलिज्म की करेंट है एक, जो 17th सेंचुरी में इन्होंने ही शुरू करा। राशनलिज्म क्या है? राशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म क्या है? जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। अगर से आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और उसे देख लें। आज जो हम लोग, पर फिर भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक ग्रुप कौन सा है? एक ग्रुप है एम्पिरिसिज्म का, एक ग्रुप है किसका? राशनलिज्म का। ये किस बेसिस पे डिवाइड है? ये इस बेसिस के पे डिवाइड है कि हाउ डू वी गेट नॉलेज, हाउ डू वी गेट सर्टेन नॉलेज, हाउ डू वी गेट नेसेसरी नॉलेज। तो इस बेस पे फिलोसफर जो है वो दो ग्रुप में बढ़ चुके थे। एक का मानना था कि नॉलेज जो है हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, और दूसरे का क्या मानना था कि नॉलेज जो है हमें बुद्धि से मिलता है, रीजन से मिलता है। जो नॉलेज एक्सपीरियंस से मिलता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्टिव होता है। जो नॉलेज रीजन से मिलता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो रेने डेकार्टे जब आते हैं अपने 17th सेंचुरी में फिलोसफी में, हिज फादर वाज अ लॉयर, तो इनका फील्ड मैथमेटिक्स था। इनका जो रेने डेकार्ट का जो फील्ड था वो मैथमेटिक्स था। ये ज्योमेट्री के बहुत बड़े माहिर थे, मगर इनको फिलॉसफी से बहुत प्यार था। तो इन्होंने फिलॉसफी में अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने सोचा फिलॉसफी में बहुत सारी प्रिजुडिसेस आ चुकी है, अब फिलॉसफी को ऑब्जेक्टिव बनाने का टाइम आ चुका है। फिलॉसफी को एक मैथमेटिक्स की तरह ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए, एक साइंस की तरह ऑब्जेक्टिव बना दिया जाए। फिलॉसफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक फिलॉसफर कुछ बोलते हैं, दूसरे फिलॉसफर कुछ बोलते हैं। तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि सत्य क्या है, क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है? तो इसीलिए डेकार्टे क्या सोचते हैं? डेकार्टे ये सोचते हैं कि फिलॉसफी को भी एक साइंस की तरह ऑब्जेक्टिव नॉलेज बना दिया जाए। जी, रेने डेकार्टे ये एक फ्रेंच फिलोसफर थे। फ्रेंच में लास्ट का जो कॉन्सोनेंट होता है उसे हम नहीं पढ़ते। अगर से इसे पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा? डिस्कार्टेज। बट ये डिस्कार्टेज नहीं है, डेकार्टे, रेने डेकार्टे। इनकी जो आज जो हम लोग इनका पढ़ेंगे, जो हमारा सिलेबस है वो क्या है? पहला है क्या? कार्टेशियन मेथड, कार्टेशियन मेथड। दूसरा क्या है? दूसरा है क्या? माइंड बॉडी डुअलिज्म, माइंड बॉडी डुअलिज्म। और तीसरा क्या है? प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड को किस तरह से प्रूफ करते हैं। ठीक, ये क्या चाहते हैं? कार्टेशियन क्या चाहते हैं? कार्टेशियन चाहते हैं कि फिलॉसफी को ना साइंस की तरह एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज बना दिया जाए, ताकि उसमें कोई भी मिसकंसेप्शन ना हो, कोई भी प्रेजुडिसेस ना हो। 17th सेंचुरी से पहले क्या था कि फिलॉसफी के अंदर रिलीजन डोमिनेट करती थी। रिलीजन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती थी कि क्या अल्टीमेट ट्रूथ है, ये दुनिया, हाउ दिस वर्ल्ड इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, व्हाट इज रियलिटी। ये सारी चीज़ें हम लोग थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करते थे और उन्हें ही सच मानते थे। बट जैसे जैसे साइंस ग्रो करता गया, वो सारी की सारी चीज़ें फॉल्स प्रूफ होती गई। कि जितनी भी रिलीजियस एक्सप्लेनेशन थी कि ये दुनिया कैसे बनी, तो अब ये दुनिया कैसे बनी उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या दे दिया? बिग बैंग थ्योरी दे दिया, है ना। और भी बहुत सारी थ्योरी थी जो उस टाइम पे बिग बैंग थ्योरी नहीं थी। 17th सेंचुरी में बिग बैंग थ्योरी नहीं थी, बट ऐसी ऐसी थ्योरीज देनी शुरू कर दिए जो इस वर्ल्ड का एक्सप्लेनेशन दे सके। यानी लोग अब साइंस पे रिलाई करने लगे और रिलीजन को साइड करने लगे। डेकार्टे का भी यही मानना था कि फिलॉसफी के अंदर आप रिलीजन को मत लेके आए, फिलॉसफी को एक ऑब्जेक्टिव नॉलेज बनाए, फिलॉसफी को अलग बनाए, रिलीजन को अलग रहने दे। रिलीजन क्या है? एक फैथ का मामला है ना। और साइंस क्या है? फिलॉसफी क्या है? एक रीजन का मामला है। तो आप रीजन को और फैथ को एक साथ मत मिलाओ। ये क्या चाहते हैं? फिलॉसफी जो डेकार्टे चाहते हैं, फिलॉसफी को किस तरह बना? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से a + b का होल स्क्वायर, ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है। इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स है। क्या है? a² + b² + 2ab। अब इसमें हम लेट्स से इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसकी जगह पे 2 रख देते हैं और इसकी जगह पे भी 2 रख देते हैं। इसमें हमें ऑब्जेक्टिव आंसर मिल जाएगा क्या? 16।
अब ये जो नॉलेज है ये क्या है, यूनिवर्सल है, ये नेसेसरी है। ये आप जितनी मरतबा ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 16 ही आएगा। अब जहां पर भी ये यूनिवर्सल है, आप यहाँ पर मून पर स्टार्स पर कहीं पे भी जाके इसकी वैल्यू निकालेंगे ये 16 ही आएगा। और ये क्या है, ये एक नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि आज 16 आ रहा है कल 18 आएगा इसकी वैल्यू। तो डेकार्टे चाहते हैं कि एक ऐसा ही मैं एक्सियम, एक रूल बना दूं फिलॉसफी के अंदर, जिससे कि मैं सारा का सारा ट्रूथ जो है वो डिड्यूस कर सकूं, है ना। एक ये रूल बन चुका है। अब इससे क्या होगा कि मैं जो भी ट्रूथ, जो भी वैल्यू ड्राइव करना चाहूंगा मैं इससे निकाल सकता हूँ। फिलॉसफी में भी वो ऐसा ही चाहते हैं कि मैं एक ऐसा रूल, मैं कोई भी एक ऐसा एक्सियम इस्टेब्लिश कर दूं जिसके जरिए मैं अल्टीमेट ट्रूथ फाइंड आउट कर सकूं, इस दुनिया की जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता सकूं उस रूल के जरिए। और वो रूल क्या हो, वो रूल 100% सत्य हो, उसमें कोई भी डाउट ना हो, बियॉन्ड ऑल डाउट्स। तो इसीलिए ये जो है ना कार्टेशियन मेथड, तो इसमें हम मेथड ऑफ डाउट भी पढ़ेंगे कि वो डाउट के जरिए ही डाउट को खत्म करते हैं। वो क्या कहते हैं कि पहले के जितने भी फिलोसफर हैं उनके थ्योरीज पे सबको क्या है, डाउट है, सबको सब उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं पहले डाउट से ही शुरू करता हूँ, मैं हर वो डाउट्स मैं खुद से सोचूंगा जो पॉसिबल हो सकता है, और उसके बाद कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा ना जहाँ पे मैं पहुँचूंगा जो बियॉन्ड ऑल डाउट्स होगा, तो वही हमारा क्या होगा, वही हम अपना रूल और एक्सियम फॉर्मुलेट करेंगे, और उस रूल और एक्सियम से हम अल्टीमेट ट्रूथ इस दुनिया के बारे में फाइंड आउट करेंगे। नाउ कार्टेशियन मेथड क्या है, देखते हैं। उन्होंने ये इस तरह के नॉलेज को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 4 जनरल रूल्स दिया। उनसे पूछा गया कि आप कैसे बनाएंगे नॉलेज को ऑब्जेक्टिव, कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 जनरल रूल्स दे रहा हूँ जिनको फॉलो करके हम नॉलेज को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं और एक रूल्स या एक्सियम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 4 जनरल रूल्स क्या है, अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, अभी हम देखने जा रहे हैं कार्टेशियन मेथड। कार्टेशियन मेथड ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो फिलॉसफी है ना, फिलॉसफी में बहुत सारी प्रिजुडिसेस आ चुकी हैं, तो अब इस प्रिजुडिसेस को दूर करना तो ज़रूरी है। तो नॉलेज को ऑब्जेक्टिव बनाना है हमें। अब नॉलेज ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने क्या करा, कार्टेशियन मेथड एक दिया, उसमें इन्होंने 4 रूल्स दिया। सबसे पहला जो रूल्स दिया इन्होंने, मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट, इन्होंने कहा कि आप लोगों की गलती यही कि आपसे कोई भी कुछ भी बोलता है, आप उस पर डाउट नहीं करते, आप उसे ट्रू नॉलेज मान लेते हो, आप उसे अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हो, आप उस पर डाउट करें। कोई भी फैक्ट, कोई भी नॉलेज वो अब तक ऐसे मत करें जब तक उसके पूरा का पूरा डाउट क्लियर ना हो। नो अगेन, ये जो डाउट है ना, ये मेथोडोलॉजिकल डाउट है। ये इट इज़ नॉट लाइक कि आप पर्सनल लाइफ में भी सारी चीज़ों पे डाउट करना शुरू कर दें। नो, ये कहते हैं जब नॉलेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ बात हो तो आप उस पर डाउट ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आप अगर से आपने डाउट कर लिया, वो सारे डाउट्स आपके दूर हो गए, तो डाउट्स के बाद जो चीज़ आप एक्सेप्ट करोगे ना, वो बियॉन्ड डाउट्स होगा। तो पहला जो क्राइटेरिया है कि आप सारे की सारी चीज़ों पे क्या करो, डाउट करो। फिर दूसरा क्या है, पहला क्या है, मेथड ऑफ डाउट। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम डिकंस्ट्रक्शन। प्रॉब्लम डिकंस्ट्रक्शन, आप लेट्स से आपको बहुत सारे फैक्ट्स एक ही साथ दे दिए गए, तो आप उसे छोटे छोटे फैक्ट्स में तोड़ो, और फिर उसके बाद क्या करें कि आप प्रोग्रेसिव एनालिसिस करें। उसके बाद आप एक एक आइडिया को एनालाइज करें। डेकार्टे कहते हैं किसी अगर से मैं क्या करूंगा, मैं एक पॉइंट से शुरू करूंगा और उस पॉइंट से मैं जाऊंगा कॉम्प्लेक्स पर, और मैं इस कॉम्प्लेक्स पे आने के बाद जब मुझे ये कॉम्प्लेक्स आइडिया समझ में आ जाएगा, तब मैं नीचे की एक्सप्लेनेशन दूंगी, तब मैं इस पॉइंट्स को समझाऊंगा, इस सिंपल आइडिया को समझाऊंगा। मगर मैं शुरू कहाँ से करूंगा, मैं शुरू करूंगा एक पॉइंट से। अगर से मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने लगा, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे जंप कर गया, तो ये जो सिंपल आइडिया है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मैं सिंपल आइडिया से शुरू करूंगा और इस सिंपल आइडिया से यहाँ पहुँचूंगा, और यहाँ से फिर मैं ऊपर से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये जो वर्ल्ड है
ये इसमें क्या, इसमें ट्रू नॉलेज क्या है, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। तो मैं ये सिंपल आइडिया को कैसे समझाऊंगा, जब मैं कम्प्लेक्स तक पहुंच जाऊंगा। मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, सिंपल आइडिया से। सेम चीज़ ये बोले, प्रोग्रेसिव एनालिसिस। ना इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट है जिसको क्या है, डायबिटिक है। अब डायबिटिक वालों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि उनका ब्लड जो होता है वो मीठा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उनके, मान लो उनको एक वाउंड है, एक जख्म है। अब ये वाउंड जल्दी ठीक होगा नहीं। दूसरा डायबिटिक वाले के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी किडनी जो होती है वो कमज़ोर होती है। नाउ अब इनके पास ये जो पेशेंट है, इनके पास तीन प्रॉब्लम, एक डायबिटिक है, एक वाउंड है, एक किडनी है। अब अगर से कोई डायरेक्ट सीधा किडनी के इलाज करने लग जाए तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा, अगर से इसके इलाज करने लग जाए तो ये ठीक। अब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन चुका है। अब इसको ठीक करने का क्या तरीका है। सबसे पहले तरीका यह है कि वो इसका चेकअप करे, इसका चेकअप करे, और फिर इसका चेकअप करे, और फिर वो सबसे पहले किसको ठीक किया जाना चाहिए, तो ऑफकोर्स वाउंड को। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा तकलीफ देता होगा, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो पहले इसे ठीक करे, फिर इस पे काम करे, और फिर इसे नॉर्मल करे। तो एक एक आइडिया पे आपको काम करना होगा, और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे आइडियाज़ आपको समझ में आ जाएंगे। अगर से प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हो तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये यही कहते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं चौथा, कि आप जब ये तीन चीज़ें हो जाएं तो फिर क्या करें, एक थोरो एग्जामिनेशन करें कि कोई एस्पेक्ट छू तो नहीं गया ना, कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है ना जिसे आपने छोड़ दिया। अब फिर से सारी चीज़ों को देखें कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपने मिस्टेक कर दिया, कुछ कोई ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे आपको और ज़्यादा काम करनी चाहिए थी और आपने नहीं किया ना। जब आप ये चार चीज़ें कर लेंगे, फिर उसके बाद से जो चीज़ मिलेंगी तो वो क्या होगी, वो होगा सर्टेन। वो जो नॉलेज होगा वो क्या होगा, सर्टेन होगा, नेसेसरी होगा, और यूनिवर्सल होगा। नाउ ये जो फर्स्ट मेथड है ना, मेथड ऑफ डाउट, उसको डेकार्टे इसके जरिए ये देंगे एक प्रिंसिपल, एक रूल, जिसकी बात हम लोग शुरू में कर रहे थे। वो रूल कौन सा है जी, मेथड ऑफ डाउट। मेथड ऑफ डाउट, डेकार्टे कहते हैं कि हमें हर एक चीज पर डाउट करना चाहिए। इवन हमें अभी अपने एग्जिस्टेंस पे भी डाउट करनी चाहिए कि क्या मैं रियल में एग्जिस्ट कर रहा हूं, या फिर कोई एक डेमोन है, गॉड लाइक एंटिटी है, या कोई सर्टेन बैड विचेस है जो हमें ये इल्यूजन क्रिएट करवा रहा है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। डेकार्टे कहते हैं कि आप ना अपने सेंसरी परसेप्शन पे भी डाउट करें। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कई मर्तबा होता है कि हम रस्सी में सांप को देख लेते हैं और वो रियल इफेक्ट जनरेट कर देता है, हम उससे डर भी जाते हैं। यानी हमारा सेंसरी परसेप्शन, हमने खुद से देखा है कि वो सांप है, मगर वो सांप नहीं होता और हम डर भी जाते हैं। यानी एक इल्यूजन क्रिएट करा दे रहा है सेंसरी परसेप्शन। दूसरा एग्जांपल देते हैं कि जब मैं किसी चीज़ को अपने आँख से परसीव करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो माउंटेन है और वो काफ़ी छोटा है, वो उतना बड़ा नहीं है, बट जब मैं पास में जाता हूँ तो वो मुझे बहुत बड़ा लगता है। यानी ये भी रिलेटिव है, जो हमारा परसेप्शन है ना, इससे जो नॉलेज मिला है ये रिलेटिव है, तो हम इस पर तो रिलाई नहीं कर सकते, आप इस पर भी डाउट करें। फिर दूसरा चीज़ वो कहते हैं कि आप जो साइंटिफिक ट्रूथ है ना, आप उस पर भी डाउट करें, साइंटिफिक ट्रूथ पे भी डाउट करें। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 5 भी तो हो सकता है ना, क्या ये 5 हो सकता है या नहीं। ऐसा तो नहीं हो कि 2 + 2 5 होता हो, मगर कोई डेमोन हो जो हमें जो हमारे माइंड को डिसीव कर रहा हो कि नहीं 2 + 2 = 4 होता है, तो आप इस पे भी डाउट करें। फिर वो कहते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग अभी सपने में हो, तो आपको ये भी डाउट करना है कि कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं कि जब हम सपने में भी होते हैं तो क्या हमें ये लगता है कि हम सपने में नहीं, हमें लगता है कि हम तो रियल लाइफ में अभी जी रहे हैं। सपने में जब कोई हम ड्राउना सपना देखते हैं, हम डर जाते हैं, तो वो एक रियल इफेक्ट भी जनरेट करता है, सपने में ही हम रियल इफेक्ट भी जनरेट हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ये इतने ज़्यादा डाउट करते थे ना कि इनके घर के सामने एक पेड़ था, वो 4-5 दिन तक यही कहते रह गए कि ये जो पेड़ है वो रियल नहीं है, ये जो पेड़ है वो रियल नहीं है।
तो ऑफ कोर्स जो उनके आसपास के लोग थे उनको पागल समझना शुरू कर दिए थे कि मतलब ये अब अपना जो माइंड है, अपना थिंकिंग एबिलिटी है, वो खो चुका है। ये 3 चीज़ों पर मेथड ऑफ डाउट के जरिए वो कहते हैं कि आप पहले डाउट करें, उसके बाद से जो आप जहां पहुंचेंगे वो बियॉन्ड ऑल डाउट्स होगा। नाउ अब ये अपना रूल देते हैं, वो कहते हैं सी आई कैन डाउट एवरीथिंग बट आई कैन नॉट डाउट द फैक्ट दैट आई एम इन डाउट, कि मैं सारे चीज़ों पे तो डाउट कर सकता हूँ मगर मैं इस बात पे डाउट नहीं कर सकता कि मैं डाउट के अंदर हूँ या मैं डाउट कर रहा हूँ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर से मैं किसी को बोलूँ बार बार कि भाई मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं रियल नहीं हूँ, मैं रियल नहीं हूँ, मैं रियल नहीं हूँ, तो वो मुझे क्या बोलेगा? एक ना एक तो ऐसा टाइम आएगा ना जब वो मुझे बोल देगा कि भाई तुम रियल नहीं हो, तो ये बात कौन बोल रहा है ना? द वेरी सिंपल क्वेश्चन इज कि अगर से मैं रियल नहीं हूँ तो ये बोल कौन रहा है? तुम रियल हो तभी तो बोल रहे हो, अगर से तुम एग्जिस्ट कर रहे हो तभी तो ये बोल पा रहे हो ना कि मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहां से एक वो प्रिंसिपल अपना देते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, आई डाउट। पहला क्या है? आई डाउट, कि मैं डाउट कर रहा हूं और इस बात पे कोई डाउट नहीं कर सकता, यानी इसका मतलब है कि मैं अगर से डाउट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, तभी तो मैं डाउट कर पा रहा हूं। तो आई डाउट देयरफॉर आई एग्जिस्ट। अब इस पे कोई भी मतलब ये तो एक नेसेसरी रिलेशन हो गया, आई डाउट देयरफॉर आई एग्जिस्ट। ये जो देयरफॉर है ना, ये एक नेसेसरी रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया डाउट और एग्जिस्ट के बीच में। डाउट की जगह पे वो क्या कहते हैं? आई थिंक भी कहते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं। ये जो देयरफॉर है ना, ये एक नेसेसरी रिलेशन है। उसको इस चीज को ना, इस चीज को वो फ्रेंच में क्या कहते हैं? आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसको कहते हैं वो कोगिटो एर्गो सम। ये जो कोगिटो है ना, ये जो एर्गो है ना, देयरफॉर, ये एक नेसेसरी रिलेशन है थिंक और एग्जिस्ट के बीच में, कि अगर से मैं थिंक कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी से समवन इज रनिंग, तो समवन इज रनिंग में कोई अगर से कोई दौड़ रहा है तो कोई तो है जो दौड़ रहा है, यानी रनिंग रिक्वायर्स रनर। जिस तरह हम बोलते हैं कि मैं थिंक कर रहा हूं, तो कोई थिंकर है जब भी तो कोई थिंक कर रहा है। उसी से इन्होंने क्या करा, इस चीज को ड्राइव करा, डिड्यूस करा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। और ये जो रिलेशन है, ये क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन है। और ये क्या है? नेसेसरी रिलेशन है, नेसेसरी रिलेशन है। कि अगर से मैं सोच रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। अब इस बात पे कोई भी डाउट नहीं हो सकता है ना। आई थिंक देयरफॉर आई एम और आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, ये क्या हो चुका है? ये एक एक्सियम, ये एक रूल बन चुका है। अब डेकार्टे इस चीज से डिड्यूस करेंगे, जिस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम वैल्यू डिड्यूस करते हैं, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल रख के उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह अब इससे ये क्या करेंगे? ये डिड्यूस करेंगे चीजें इससे। अब इससे ये 3 चीजें डिड्यूस करेंगे। पहला क्या? देखो हमने क्या करा, इन दोनों के बीच में एक नेसेसरी रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। इस पे तो कोई भी डाउट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं एग्जिस्ट करता हूं, यानी मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो तो अब रियल हो चुका है ना। नाउ ये कोगिटो आई थिंक, यानी ये क्या है? ये हमारा कंसियसनेस है, ये हमारा कंसियसनेस हमारे एग्जिस्टेंस को प्रूफ कर रहा है ना। अब इससे ये 3 चीजें डिड्यूस करेंगे। पहला क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। पहला क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। दूसरा क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। तीसरा क्या डिड्यूस करते हैं? ये माइंड बॉडी डुअलिज्म। माइंड बॉडी डुअलिज्म। सी डेकार्टे का एक जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये भी है
कि ये जो माइंड है और बॉडी, माइंड और बॉडी एक ही चीज़ है या माइंड अलग चीज़ है, बॉडी अलग चीज़ है, बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस करता है या माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है। तो डिकार्टे का इस पर काफ़ी अच्छा काम है ना। इन्होंने एक थ्योरी भी दिया माइंड बॉडी डुअलिज्म में, इंटरेक्शनिज्म का थ्योरी दिया। जब हम इस चीज़ को देखेंगे अभी तो उसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट उन्होंने क्या एग्जिस्ट किया, पहला तो ये उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड डिड्यूस किया। ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड कैसे डिड्यूस किया, उन्होंने कहा ये जो कोगिटो आई थिंक है, ये आई थिंक क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं और मेरे अंदर एक इन्नेट आइडिया है कि कोई एक सुप्रीमली बीइंग परफेक्ट है, कोई एक ऐसी इंटिटी है जिसने इस वर्ल्ड को बनाया है, जो कि परफेक्ट है, ओमनीपोटेंट है, जिसकी जो सर्वज्ञाता है ना, जिसे सब कुछ पता हो, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकता है ना। इस तरह की अगर से आइडिया मेरे पास है तो इसका मतलब है कि क्या गॉड जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ इसी वजह से, और मैं गॉड को भी सोच पा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करता है। इन्होंने यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड कि अब पहले तो उन्होंने इस रूल के जरिए इस चीज को डिड्यूस करा, फिर इसको एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड को डिड्यूस करा, फिर माइंड बॉडी डुअलिज्म को डिड्यूस करा। पहले हम माइंड बॉडी डुअलिज्म को देख लेते हैं। माइंड बॉडी डुअलिज्म क्या है, वो कहते हैं कि बिसाइड्स गॉड देयर आर टू सब्सटेंस, बॉडी एंड माइंड। बट उससे पहले हम माइंड बॉडी डुअलिज्म पे जाने से पहले थोड़ा सा इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। फिलॉसफी विदाउट क्रिटिसिज्म इज इनकम्प्लीट, तो हमें इसका क्रिटिसिज्म देखना ही होगा। सी, जो इनका पहला कार्टेशियन मेथड का पहला क्रिटिसिज्म जो है वो ये है कि सी, आपने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई एम और आई एग्जिस्ट। बट ये जो आई एम है और आई एग्जिस्ट है, इसका मतलब तो ये है ना कि आई एग्जिस्ट मीन्स सेल्फ माइंड। अब इसको माइंड कह ले, सेल्फ कह ले या कंसियसनेस कह ले, तो इससे तो सेल्फ का प्रूफ हो गया ना कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो ये जो थिंकिंग एंटिटी है ये तो सेल्फ है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम अ सब्सटेंस और आई एम अ बॉडी। तो ये तो माइंड को आपने प्रूफ कर दिया, बॉडी का क्या, आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो ये तो माइंड को प्रूफ कर दिया है ना कि हाँ कोई थिंकिंग एंटिटी है। बट वो थिंकिंग एंटिटी सब्सटेंस है, वो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो ये तो आपने नहीं प्रूफ किया है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ को प्रूफ किया है। तो पहला ये दिक्कत है। दूसरा कहते हैं, इमैनुअल कांत कहते हैं कि सी, ये जो सेल्फ है ना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो ये क्या है, ये नोअर है। ये जो आत्मा है ना, वो जानती है चीजों को, आत्मा को कभी भी नहीं जा सकता। ये नोअर है, इसे कभी भी नहीं जाना जा सकता। अगर से हम इन्हें भी जानने लगे तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से हम इस पेन को जानते हैं, जिस तरह से हम दुनिया की सारी चीज़ों को जानते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह, ये भी सेल्फ भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नोअर है, नॉन नहीं है, इसे कभी भी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि ये नोअर है। नाउ अब आते हैं किस पे इस पे माइंड बॉडी डुअलिज्म पे। माइंड बॉडी डुअलिज्म पे ये क्या कहते हैं, डेकार्टे कहते हैं कि माइंड जो है ना, दुनिया में गॉड के अलावा दो सब्सटेंस है। पहला कौन है, एक है माइंड, एक है बॉडी। यानी इसकी माइंड की जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक सबसे एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है, माइंड की है थॉट। माइंड की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थॉट। बॉडी की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक्सटेंशन। ये स्पेस एंड टाइम में एक्सटेंड करता है कोई भी जो मटेरियल चीज है। बॉडी यानी मटेरियल चीज है ना, तो जितनी भी मटेरियल चीजें हैं वो
स्पेस एंड टाइम में एक्सटेंड करती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बता दूं तो मुझे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इस स्टूडियो में जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर से इसका मैं लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बता दूं तो इसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। मगर ये थॉट क्या है, ये जो माइंड है ये क्या है, माइंड की एक एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है कि ये थिंक करता है, ये सोचता है, मगर इट इज अनएक्सटेंडेड। फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास में हो, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आपका इट मे बी पॉसिबल कि आपकी जो थॉट है, आपकी माइंड है वो कहीं और हो, यानी आपकी बॉडी किसी एक जगह पर है, माइंड जो है वो कहीं और हो सकती है। तो माइंड क्या होता है, अनएक्सटेंडेड होता है। वो स्पेस एंड टाइम में, जरूरी नहीं है कि स्पेस एंड टाइम में लिमिट हो, इट इज लिमिटलेस, पहला। फिर उसके बाद ये कहते हैं सी माइंड इसकी जो दूसरी जो एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, पहले ये क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल कि किसी के पास माइंड है तो वो थिंक करेगा ही करेगा, है ना। इसके बाद इसकी एक्सीडेंटल कैरेक्टरिस्टिक कौन है, यानी सेकेंडरी क्वालिटीज क्या है, माइंड की सेकेंडरी क्वालिटीज क्या है, वो है प्लेजर, फील करना, प्लेजर, पेन, डिजायर एटसेट्रा। बॉडी का क्या है, मैटर, बॉडी यानी मैटर, है ना, मैटर। अब ये इससे क्या डुअलिज्म एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि ये जो दुनिया है ना, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंस। पहला सब्सटेंस क्या है, माइंड, दूसरा सब्सटेंस क्या है, बॉडी, यानी माइंड बॉडी डुअलिज्म उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया कि इस दुनिया में दो रियलिटी है, पहला माइंड, दूसरा बॉडी, और इसी से पूरी दुनिया जो है वो बनी है। डिग्री सब में वैरी कर सकता है, माइंड में, किसी में माइंड की डिग्री वैरी कर सकती है, किसी में बॉडी की डिग्री वैरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल जब हम प्लांट का, पेड़ का एग्जांपल लें, तो पेड़ के पास क्या होता है, वो लेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो उनके पास एबिलिटी टू मूव होती है, दे हैव द एबिलिटी टू मूव, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, बट दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक, टू रीजन। तो उनके पास रीजन करने की, सोचने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती। उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है किसके पास, एनिमल के पास। एनिमल हैव द एबिलिटी टू फील प्लेजर, पेन, इनफैक्ट वो इमोशंस भी फील करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल है, फॉर एग्जांपल गॉड, दे हैव इमोशंस एज वेल, लेकिन वो जो नहीं कर सकते वो क्या है, वो थिंक नहीं कर सकते, है ना, यानी उनमें कॉन्शियस लेवल कम है, मगर उनमें भी माइंड है, वो इस तरह से वो करते हैं ना। अब अगर से उन्होंने थ्योरी दिया है तो ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन भी देंगे, माइंड बॉडी डुअलिज्म, कि माइंड अलग है और बॉडी अलग है। उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया इससे, माइंड अलग है, बॉडी अलग है। इसका इन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया। ये जस्टिफिकेशन वो कैसे देते हैं, पहला देते हैं थ्रू कॉमन लैंग्वेज, थ्रू कॉमन लैंग्वेज। क्या आप कभी ऐसे कहते हो, मॉम आई लव यू 2 किलोमीटर? क्या जब आप इमोशन, जब आप एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हो तो क्या आप कहते हो कि इस तरह की चीजें आप यूज करते हो कि मॉम आई लव यू 2 किलोमीटर? नहीं, ऑफ कोर्स। ये क्या है, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए। 2 किलोमीटर, केजी, सेंटीमीटर, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए। यानी हम ये अंदर इंट्यूटिवली हम ये जानते हैं कि ये एक दूसरी जगह पे यूज किया जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे लव के लिए किलोमीटर्स वगैरह यूज नहीं किया जा सकता। तो ये कॉमन लैंग्वेज से भी हम जान जाते हैं ना कि ये फिजिकल चीज़ों के लिए है, मेंटल चीज़ों के लिए कुछ और यूज करते हैं। तो अगर से रियलिटी सिर्फ बॉडी है तो सिर्फ हम ये क्यों नहीं कह सकते मॉम आई लव यू 2 किलोमीटर? ये भी कह सकते हैं, मगर हम ये नहीं कहते। यानी हम कहीं ना कहीं जानते हैं, लैंग्वेज के जरिए ही हम ये जानते हैं। दूसरा क्या है, कॉमन सेंस का वो देते हैं। सी ये हमारा कॉमन सेंस कहता है कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है ना, माइंड अलग है, बॉडी अलग है। जो ऐसी बहुत सारी दुनिया में ऑब्जेक्ट है जो थिंक नहीं कर सकती, जो रीजन नहीं कर सकती, बट हम कर सकते हैं। यानी ऑफकोर्स कोई तो ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। नो, एक और मैटर एंड माइंड, वो एक और ये है। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कोशिश किया कि माइंड को मैटर के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाए और मैटर को माइंड के टर्म में एक्सप्लेन किया जाए।
लेकिन वो लोग कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके माइंड का एक्सरे लूँ और आपको उसका ग्राफ दिखाओ, है ना, कि ये ग्राफ देख के आप बताओ कि किस पॉइंट पे आप खुश हो, किस पॉइंट पे आप सैड हो। आप क्या बोलोगे? सर ऐसा थोड़ी कोई बता सकता है, ये तो बस सिर्फ ग्राफ है, इससे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से पॉइंट पे खुश हूँ, कौन से पॉइंट पे दुख हूँ? नहीं पता चलेगा, है ना। यानी जो माइंड की जो एक्टिविटी है वो हम मटेरियल फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और जो मैटर की एक्टिविटी है वो हम माइंड के फॉर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वो दोनों अलग है ना, वो दोनों अलग है। नो नो, इनसे ये क्वेश्चन किया गया कि ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा है ना कि माइंड अलग चीज है, बॉडी अलग चीज है, बट हमें एक सवाल का जवाब दो कि अगर से माइंड अलग है और बॉडी जो है वो अलग है, तो फिर ये दोनों आपस में कोऑपरेट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, जब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये हाथ उठाऊं, ये मेरा हाथ उठ जा रहा है। जब मुझे कहीं पर भी कोई सेंसेशन होता है, वो सिग्नल फौरन माइंड को चला जाता है। कहीं पे मुझे चोट लगती है, माइंड पेन, दर्द महसूस करना शुरू कर देता है। तो ये कैसे होता है? माइंड अलग चीज़ है, बॉडी अलग चीज़ है, तो फिर ये माइंड बॉडी को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है और बॉडी माइंड को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है? हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि हमारा माइंड जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कैसे होता है? तो उन्होंने माइंड बॉडी डुअलिज्म को वो करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया, किसका? इंटरेक्शनिज्म का। इंटरेक्शनिज्म का, कि माइंड और बॉडी ये दोनों अलग चीज तो है, मगर ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। वो किसके जरिए? एक पिनियल ग्लैंड के जरिए। किसके जरिए? पिनियल ग्लैंड के जरिए। कि हमारे माइंड के पीछे यहां पर एक पिनियन ग्लैंड है। हम जब भी किसी भी चीज के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सिग्नल भेजता है माइंड में कि ये इस चीज का सेंसेशन हमें मिला है। जब हमारी आई किसी भी चीज को परसीव करती है तो ये आई सिग्नल भेजता है पिनियल ग्लैंड के जरिए माइंड को कि हमने ये चीज देखा है, ये चीज परसीव किया है। यानी ये जो माइंड और बॉडी है तो अलग चीज, मगर ये इंटरेक्ट करती है आपस में, और ये किसमें? पिनियल ग्लैंड के जरिए। इसका एक्सप्लेनेशन ये देते हैं। सी, इंटरेक्शनिज्म जो है ना, वो एक ऑफकोर्स कंट्रोवर्शियल थ्योरी है, मगर ये बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन है माइंड और बॉडी डुअलिज्म का। ये आज तक अभी चल रहा है। इंटरेक्शनिज्म को आज भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। साइंटिस्ट ऐसा नहीं है कि इसे एक्सेप्ट नहीं करते, ऑफकोर्स एक्सेप्ट करते हैं। हम सब भी एक्सेप्ट करते हैं कि कोई तो ऐसी चीज़ है ना जो दोनों को जोड़ कर रखता है, जो दोनों को कोऑपरेट करके कोऑपरेशन में हेल्प करता है। तो वो क्या है? पिनियल ग्लैंड है। इट मे बी पॉसिबल कि वो पिनियल ग्लैंड ना हो, कोई और हो, बट कोई तो चीज़ ऐसी है ना जो माइंड और बॉडी को एक साथ रख रहा है, जो एक दोनों को कोऑपरेशन करने पे मजबूर कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया इंटरेक्शनिज्म का, माइंड बॉडी डुअलिज्म को किस तरह से इन्होंने वो किया ना। ये काफ़ी सेटिस्फाइंग थ्योरी तो है ना, मगर फिलॉसफी विदाउट क्रिटिसिज्म इज इनकम्प्लीट। इनका क्रिटिसिज्म हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसके बाद ना रैशनलिज्म में हम 3 फिलोसफर्स को पढ़ते हैं, डेकार्टे, स्पिनोजा और लेबनीज। तो अभी इसके बाद जो है ना स्पिनोजा और लेबनीज को हम पढ़ेंगे। डेकार्टे ने क्या दिया? डेकार्टे ने दिया इंटरेक्शनिज्म का। जब हम स्पिनोजा को पढ़ेंगे तो स्पिनोजा देंगे पैरेललिज्म का थ्योरी। तो वो पैरेललिज्म का थ्योरी देंगे। तो जब वो अपनी थ्योरी देंगे पैरेललिज्म का, तो वो पहले इसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो हम वहां पे क्रिटिसिज्म पढ़ ही लेंगे, है ना। तो यहाँ पर टाइम का ना हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, टाइम को अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर ये मतलब नहीं बनता ना चीज़ों को बार बार पढ़ने का। तो बस यहाँ हम पर जब इनको शुरू करेंगे तो इनको क्रिटिसाइज करने के बाद इनको शुरू करेंगे। फिर स्पिनोजा में भी पढ़ेंगे और लेबनीज में भी पढ़ेंगे। लेबनीज जब आएंगे तो लेबनीज मोनिज्म की थ्योरी देंगे, तो वहाँ भी हम इनको पढ़ेंगे, इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ इसीलिए हम लोग अभी क्रिटिसिज्म नहीं पढ़ रहे हैं ना। उनका एक चीज़ और पढ़ना जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रूफ्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये गॉड को किस तरह से प्रूफ करते हैं? ये कहते हैं कि वी मस्ट बिलीव इन गॉड। क्यों? वाई? क्योंकि हमने अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, होली स्क्रिप्चर्स में पढ़ा है, जो कि डायरेक्टली रिवील्ड फ्रॉम गॉड। तो हम लोग उस स्क्रिप्चर से पढ़े हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ से है? वहाँ से। तो इसीलिए हमें गॉड के एग्जिस्टेंस पे कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, हमें गॉड पे बिलीव करना चाहिए। पहला ये देते हैं। बट ये तो फिलॉसफी है, तो आप इस तरह से आप कहोगे तो कौन से गॉड पे बिलीव करना चाहिए? ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना,
क्यों? क्योंकि जितने भी दुनिया में रिलीजन है वो क्या क्लेम करते हैं कि सबका जो है वो गॉड के पास से आया है, तो ये तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं हुआ। नो, फिर ये गॉड को कैसे प्रूफ करेंगे? जो पहला तो वो देते हैं क्या, स्क्रिप्चर्स का, वो कि स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है हमारे, इसीलिए हमें गॉड पे बिलीव करना ही चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा वो करते हैं इन्नेट आइडिया का, कि आई हैव इन्नेट आइडिया इन माई माइंड दैट देयर इज अ गॉड हु इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट और एंड इटर्नल। अब क्योंकि मेरे माइंड में ये आइडिया है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई गॉड है। ये जो आइडिया है, ये आइडिया क्या है? ये इफेक्ट है। मेरे माइंड में जो आइडिया है वो क्या है? आइडिया क्या है? एक इफेक्ट है कि कोई गॉड है जो कि ओमनीसेंट है, ओमनीपोटेंट है, परफेक्ट है। ये क्या है? मेरे माइंड में जो आइडिया है वो क्या है? एक इफेक्ट है। तो इसका कोई ना कोई कॉज तो होगा, कोई तो होगा जो ये आइडिया मेरे अंदर फिट किया है, और वो कौन है? वो गॉड है। इसके क्या बोलते हैं? ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट, कि क्योंकि मेरे माइंड में परफेक्शन का भी आइडिया है, मेरे माइंड में ओमनीसेंस का आइडिया है, मेरे माइंड में ओमनीपोटेंट का आइडिया है, तो ये आइडिया किसने डाला? ये आइडिया अपने आप तो नहीं आ सकती, तो कोई तो होगा जो जिसने ये आइडिया डाली। वो कौन है? वो गॉड है। पहला ये इस तरीके से गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूफ करते हैं कि इन्नेट आइडिया, आई हैव इन्नेट आइडिया ऑफ गॉड। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन्नेट आइडिया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो इन्नेट होता है, जन्मजात होता है, जो हम सीखते नहीं, वो हमें बचपन से ही, पैदाइशी ही पता होता है। इस चीज़ पे ना ये चीज़ सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें बचपन से ही पैदा हो। इसी पे ना लंदन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 5 बिलियन उस पर खर्च किया गया था, $5 बिलियन का वो एक्सपेरिमेंट था। उसमें क्या, जो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उस तरह के बच्चे को उठाया गया, बहुत सारे बच्चों को, और एक आइसोलेशन में ले जाकर, एक बहुत सेफ जगह पर आइसोलेशन में ले जाकर रख दिया। वहाँ पर कोई भी एडल्ट नहीं जाते थे, या जो भी जाते थे वो कभी भी गॉड वॉड की बात नहीं करते थे कि कोई गॉड है एंड ऑल, इस तरह की बात नहीं करते थे, और उनको बड़े होने दिया। वो जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ गॉड डेवलप होता गया। सेंस ऑफ गॉड इन द सेंस कि उनको ये लगने लगा कि कोई तो हमसे ऊपर है, यानी वो एक स्पिरिचुअल बीइंग पर बिलीव करना शुरू कर दिए कि कोई तो हमसे ऊपर है। नाउ ये आइडिया कहाँ से आया? इसका मतलब है कि कुछ ना कोई चीज़ जो होती है वो इन्नेट होती है। ये वेरी कर सकता है कि वो जो स्पिरिचुअल बीइंग है, आप किससे मान रहे हो। फॉर इट मे बी पॉसिबल कि आपको आइसोलेशन में रखा जाए और आप बड़े हो तो आप शक्तिमान को ही गॉड मान लो कि ये बहुत पावरफुल है, यही गॉड है। ये हो सकता है, मगर ये नहीं होगा कि आपको ऐसा कभी लगे ही ना कि कोई स्पिरिचुअल बीइंग ना है, कोई ना कोई हमसे ऊपर एक एंटिटी है, कोई सुपर पावर है, ये लगने लगता है। ये किनका कहना है? डेकार्टे का। और ये जो आइडिया है परफेक्ट का, परफेक्शन का, ओमनीसेंट का, ओमनीपोटेंट का, ये कौन है? ये गॉड ने ही डाला है। इस तरह से ये गॉड, अगेन ये जो इन्नेट आइडिया है ना, ये कहते हैं, डेकार्टे कहते हैं कि बहुत सारी आइडियाज जो होती है वो हमारी इन्नेट होती है। तो इसको लॉक जो है वो काफ़ी अच्छे से क्रिटिसाइज करते हैं इस इन्नेट आइडिया को। लॉक कहते हैं कि अगर से आइडियाज इन्नेट हुई तब तो फिर हमें इस दुनिया में आके कुछ भी चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ तो इन्नेट ही है ना। आइडिया अगर से इन्नेट है तो फिर इस दुनिया में पढ़ने का क्या मतलब है, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आइडिया तो इन्नेट है, अगर से मुझे नहीं आ रहा है इसका मतलब कि मैं नहीं सीख सकता। तो कुछ तो एक्वायर्ड ट्रेट नाम का भी चीज़ होता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती है जो हम यहाँ आके एक्वायर करते हैं। तो अगर से सारी चीज़ें इन्नेट ही, आइडिया इन्नेट ही हो जाएगा तो इंटेलेक्चुअल डिबेट का क्या मतलब? मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। तो इससे क्या होगा? इंटेलेक्चुअल लेजीनेस आ जाएगा कि भाई मैं तो नहीं सीख सकता क्योंकि ये तो जन्मजात होती है और मुझे जन्म से आता ही नहीं है, तो मैं कैसे सीखूंगा। ये इन्नेट आइडिया पे ये एक ऑब्जेक्शन लॉक काफ़ी डिटेल में इस पे वो करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि एक ना PYQ आया था, कि ये जो PYQ में क्वेश्चन था कि बताइए कि डेकार्टे ने इन्नेट आइडिया दिया, उसको लॉक कैसे डिफ्यूट करते हैं। तो ये तब ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लॉक को पढ़ेंगे। सही, लॉक को हम लोग कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इम्प्रेसिज्म शुरू करेंगे। फिलॉसफी के अंदर एक जो सबसे इसकी खूबसूरती कह ले या इसका बैड पॉइंट कह ले,
वो ये है कि आप एक बहुत अच्छा आंसर तभी लिख पाते हो जब आपने पूरी फिलॉसफी पढ़ ली हो, है ना। अगर से आप बीच में पढ़ना शुरू कर, आपने 1 क्लास करा या 2 क्लास करा या आपने 3 क्लास करा या 10 क्लास भी कर लिया ना, तो आप उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे जितना सारे क्लास करने के बाद लिख पाओगे। तो इसीलिए फिलॉसफी की क्लास में थोड़ा सा पैसेंस रखे। जिस दिन कंप्लीट हो गया, जिस दिन आपने सारा वेस्टर्न कंप्लीट कर लिया, और इंडियन और वेस्टर्न में भी बहुत भी सारी चीज़ें कॉमन है। इंडियन की मैं सिर्फ न्याय फिलॉसफी पढ़ा दूं तो ये सारा का सारा चीज़ें उसके अंदर आ जाएगा, है ना। इंडियन फिलॉसफी इतना डाइवर्स है। तो अभी हम लोग इंडियन शुरू नहीं किए। न्याय जब हम शंकराचार्य को पढ़ेंगे, है ना, जब हम उनका मोनिज्म पढ़ेंगे, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मावा न परा, तो फिर ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी कवर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें ना वहीं से कॉपी की गई है। तो उसके बाद जो आपका आंसर होगा ना वो काफ़ी होलिस्टिक होगा, काफ़ी रिच होगा। इसीलिए हैव पेशेंस। अभी अगर से आप सही एक बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख पा रहे हो, इट इज़ वेरी ओके एंड वेरी नॉर्मल। हम लोग जितने भी एस्पिरेंट है ना, हम लोगों को भी शुरू में यही दिक्कत हुआ कि सर मैंने तो 2 क्लास कर लिया बट आंसर राइटिंग नहीं हो पा रहा। तो ऑफकोर्स जो टीचर होते हैं वो हंसते हैं कि ये फिलॉसफी है, ये पॉलिटी नहीं है कि आपने आर्टिकल 14 पढ़ा अब उसके PYQ करने शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता। फिलॉसफी है हैव पेशेंस। जिस दिन आप आंसर लिखोगे उस दिन आप सारा आंसर लिखना शुरू कर दोगे। सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि आप इससे भी लिखना शुरू कर दोगे। सी बहुत सारे जो इससे आजकल इनफैक्ट जितने भी इससे आते हैं मोस्टली वो क्या है, फिलोसफिकल ही होते हैं। फॉर एक इससे आया था रियल इज राशनल, राशनल इज रियल। ये क्या है, हेगल जब हम पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे रियल इज राशनल, राशनल इज रियल। तो ये हेगल को जब हम पढ़ेंगे ये यहाँ पढ़ेंगे। आइडिया कम फर्स्ट प्लाटो में। प्लाटो क्या है, एक आइडियलिस्ट है, यानी वो क्या कहते हैं, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ आइडिया। आइडिया कम फर्स्ट, पहले आइडिया आती है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन का पहले आइडिया आया था तब हमने एरोप्लेन बनाया। तो ऐसे बहुत सारी जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ये वॉच, ये टी शर्ट, जितनी भी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है उसका पहले आइडिया आता है, फिर हम उसे बनाते हैं। चेयर टेबल किसी का भी पहले आइडिया आता है तब हम उसे बनाते हैं। तो ये जो आजकल जितने भी यूपीएससी में आ रहे हैं ना, इससे वो फिलोसफिकल है। यानी अगर से आपकी फिलॉसफी स्ट्रांग है, अच्छी हो गई, तो आप दो इससे आराम से बहुत अच्छे से लिख सकते हो फिलोसफिकल। इसीलिए बस थोड़ा सा पेशेंस करने का काम है और अपने साइड से 100% देना है ना। एक उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यूपीएससी में आपके पास ना फिलॉसफी का स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। और जब आप फिलॉसफी ऑप्शनल की बुक खरीदते हो तो उसमें बहुत ही वो काफ़ी मोटी होती है और उसका लैंग्वेज होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। उसमें मीनिंग की मीनिंग देखनी पड़ जाती है और वो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और हमारे पास टाइम बहुत ही लिमिटेड होता है। इसीलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप एकेडमी ऑफ यूपीएससी का अपना स्टडी मटेरियल परचेस कर ले। ये परचेस करने का तरीका क्या है, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना, उस पर टेलीग्राम में जाना, आप मैसेज करना हाय आई वांट टू परचेस स्टडी मटेरियल। फिर उधर से एक लिंक आएगा, आप उस पर 500 रुपी पे करोगे और उसके बाद उधर से आपके पास 4 PDF आ जाएंगी, एक वेस्टर्न फिलोसफी की, एक इंडियन फिलोसफी की और एक रिलीजियस की और एक सोशियो पॉलिटिकल की। 4 नोट्स आपको मिल जाएंगे। उससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी और काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सी उसमें PYQ भी कवर है और सोशियो पॉलिटिकल के नोट्स में जब आप देखेंगे तो उसमें एस्पेक्टेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत जगह पर डाल दिया है कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है। हम लोगों ने इतनी बार पढ़ा है ना, और इतने मेंस लिखे, इतने मॉक टेस्ट लिखे, मैंने एक मेंस लिखा बट इतने मॉक टेस्ट लिखा ना कि अब मैं वो टॉपिक देखता हूँ और फिर ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाता है कि अच्छा इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगेन हमारे पीछे एक टीम भी है तो ये सब भी उन पर काम कर रहे हैं। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये ज़रूर खरीदें और इसे अपनी प्रिपरेशन को आसान करें। क्लासेस आपसे रेगुलर होंगी तो आप मेरा ही नोट्स पढ़ोगे और फिर यहाँ से क्लासेस करोगे, यानी आपकी जो पूरी होलिस्टिक कंप्लीट तैयारी जो है वो इसी चैनल पे हो जाएगा, है ना। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर से आप अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और लाइक कर दे ताकि वीडियो की रीच थोड़ी सी बढ़ सके, है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ। इसका PYQ भी अभी हम देखते हैं, मगर इसका PYQ अभी उतना ज़्यादा सेंस बनेगा नहीं। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी मैं सिर्फ टॉपिक कवर कर रहा हूँ और एक दिन फिर फॉर एग्जांपल जब हम 10 क्लासेस एटलीस्ट कवर कर लेंगे ना, तो उसके बाद मैं एक आंसर राइटिंग क्लास शुरू करूँगा। आंसर राइटिंग की क्लास मैं एटलीस्ट मंथ में 2 क्लासेस आंसर राइटिंग की लूँगा। आप वहाँ से वो आंसर राइटिंग की क्लासेस ज़रूर देखना,
उससे आपकी जो भी डाउट्स यहाँ पे रह रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। और इस क्लासेस से अगर से आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में वो कर दो, मैं पर्सनली उस चीज़ का आंसर करूँगा, है ना। मैं भी आपसे कंटेक्ट करूँ मैसेज के जरिए या फिर मैं एक शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, जिससे आपका डाउट्स क्लियर हो जाए। आपको किसी भी वक्त डाउट हो ना, आप प्लीज़ डू कमेंट्स, आप कमेंट्स कर दोगे मुझ तक वो पहुंच जाएगा, टीम मुझे बता देगी, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के या कॉल से मैसेज से जैसे भी पॉसिबल होगा, मुझे जिस वक्त भी टाइम मिलेगा मैं आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर कर दूंगा, है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। जय हिंद।